हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर। इस चैनल पर हम सब निशुल्क शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए आप सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं और इसी क्रम में हमने पहले प्रीलिम्स परीक्षा के लिए फोकस किया और अब हम समाजशास्त्र पर फोकस कर रहे हैं। समाजशास्त्र पर फोकस करते हुए हमने लगभग 42 लेक्चर अभी तक बनाए हैं जो आपको क्रमबद्ध रूप से उपलब्ध कराए गए हैं। तीसरी यूनिट हम पढ़ रहे हैं जिसका एक विशेष टॉपिक गुटबाजी आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम यूनिट 3 के सिलेबस पर फोकस करते हैं। यूनिट 3 में किसान अध्ययन, 73वां संविधान संशोधन और उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण नेतृत्व, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम गुटबाजी की बात करने वाले हैं। गुटबाजी माने फंक्शनलिज्म। थोड़ा सा शब्द कठिन बना दिया गया है लेकिन इतना कठिन है नहीं। बोलचाल की भाषा में जो हम गुटबाजी यूज करते हैं उसी को हमें पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। गुटबाजी और फंक्शनलिज्म है क्या, ये बात हम समझें कि गुटबाजी क्या होती है उससे पहले हमें समझना होगा कि गुटबाजी में जो दो शब्द हैं गुट और बाजी, इनका क्या अर्थ होता है। गुट शब्द थोड़ा कठिन बना करके प्रेजेंट किया गया है क्योंकि समाज शास्त्र की मूल भाषा में या समाज शास्त्र में उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसे लोग समाज में यूज करते हैं। सामान्यतः हम बोलचाल या लेखन की भाषा में एक शब्द यूज करते हैं दल। दल शब्द ही गुट है और गुट शब्द ही दल है। जहां हमें दल लिखे दिखे वहां गुट हम बोल सकते हैं, जहां दल दिखे गुट और गुट दिखे वहां दल। तो गुट शब्द को मैंने सरल शब्दावली में यूज कर लिया, दल बोल दिया, इसे हम फंक्शनल कहते हैं। और दल भी क्या होता है, दल को भी और अगर सरल कर दिया जाए तो हम कहेंगे समूह। एक ग्रुप बना लेना, एक समूह बना लेना, एक ग्रुप बना लेना, एक समूह बना लेना ही दलबाजी है, गुटबाजी है, समूहबाजी है। अब बाजी शब्द का क्या अर्थ होता है, बाजी शब्द का अर्थ होता है बंध जाना, जुड़ जाना, बंध जाना या जुड़ जाना। इस शब्द को थोड़ा सरल कर लेते हैं। देखिए गुटबाजी जो शब्द है इसे हमने दो भागों में बांट लिया। पहला शब्द हमने बांटा गुट और दूसरा शब्द निकाला बाजी। बाजी का मतलब बंध जाना, जुड़ जाना, बंध जाना या जुड़ जाना, जुड़ जाना, एक साथ मिल जाना, मिल जाना। ये शब्द हम सारे के सारे उपयोग कर सकते हैं। गुट शब्द का उपयोग होता है दल के स्थान पर और दल होता है एक समूह, अर्थात कोई लोगों का समूह जो मिल जाए, जो एकता की भावना को दर्शाए और दूसरे लोगों से संघर्ष करके अपने उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश करे। बहुत अच्छे से मैं इसकी परिभाषा सामान्य शब्दों में बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझे। समूह माने जब कुछ लोग मिल जाएं, जब कुछ लोग आपस में एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए यहां से मिल जाए तो उसे कहते हैं गुट बनाना या गुटबाजी करना। अब यहां जो कॉमन आम बोलचाल की भाषा की शब्दावली वही मैं भी उपयोग कर रहा हूं। कुछ एक निश्चित उद्देश्य, एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब कुछ लोग आपस में मिल जाते हैं, आपस में मिलकर अन्य के विरोध में जो बाकी के लोग हैं उनके विरोध में अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जुड़े हुए हैं, तो उनके समूह को हम क्या कहते हैं, गुट कहते हैं या गुटबाजी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, गुटबाजी। देखो गुट माने एक दल और गुटबाजी माने दल बनाना, दल बनने की प्रोसीजर, दल बनने की प्रक्रिया को हम कह रहे हैं गुटबाजी। जैसे बीजेपी क्या है, एक गुट है, एक दल है। जैसे आरएसएस क्या है, एक समूह है, दल है। जैसे अकाली दल क्या है, अकाली दल। जैसे कांग्रेस पार्टी क्या है, जैसे समाजवादी पार्टी क्या है। ये सब मैंने राजनीतिक नाम ले लिए हैं। तो राजनीतिक दल भी दल का ही एक हिस्सा है। दल बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मैं अगर यहां कह दूं
मुसलमानों में एक संगठन चलता है जिसे जैसे एक राजनीतिक पार्टी का नाम लूंगा तो वो विचारधारा को परिवर्तित करेगा, इसलिए मैं एक दूसरे तरीके से इस बात को कह दूं, जैसे कि कुछ जाति के लोग होते हैं और वो मिलकर एक संगठन बना लेते हैं, जैसे क्षत्रिय समाज फलाना संगठन, ऐसे नाम होते हैं, धनगर समाज संगठन। तो ये जो समाज संगठन है ये क्या है, एक गुटबाजी है, एक निश्चित जाति के लोगों का आपस में मिल जाना, आपस में बंध जाना, क्या हो गया, गुट बनाना, और गुट बनाने की प्रोसीजर हो गई बाजी, अर्थात गुटबाजी हो गई उन लोगों में। ब्राह्मण जब आपस में मिल जाए, क्षत्रिय जब आपस में मिल जाए, तो या क्षेत्र के लोग आपस में मिल जाए, किसी निश्चित गांव के लोग आपस में जब मिल जाए, जैसे गणेश जी बिठाने के लिए बहुत सारे लोग आपस में मिल जाते हैं, एक संगठन बना लेते हैं, एक दल बना लेते हैं, गुट बना लेते हैं, तो उसे गुटबाजी कहते हैं। आप लोग इस कॉमन से शब्द को समझे, गुटबाजी दो छोटे छोटे शब्द गुट और बाजी से मिलकर बंधा हुआ है। बाजी मतलब बांधना, गुट माने लोगों को, तो लोगों को जब आपस में बांध लिया जाए किसी एक उद्देश्य से और वे अन्य के साथ संघर्ष करते हुए अपने उद्देश्यों को पूरा करें तो उसे कहते हैं गुटबाजी। अतः गुटबाजी एक प्रक्रिया है जिसमें कुछ विशेष उद्देश्यों को लेकर लोग आपस में एक समूह का निर्माण करते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही कॉमन शब्दों में बात कही जा रही है। गुटबाजी क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें कुछ विशेष उद्देश्यों को लेकर लोग आपस में एक समूह का निर्माण करते हैं, उसे हम फंक्शनलिज्म या गुटबाजी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम इसे और सरल करने की कोशिश करते हैं, तो इसकी साधारण सी जो बुक की भाषा या किताबी भाषा में परिभाषा है उस पर फोकस करें। साधारण रूप से गुट शब्द का तात्पर्य किसी ऐसे समूह से समझा जाता है। गुट माने क्या हो गया, एक समूह जिसका उद्देश्य एक समृद्ध सामुदायिकता की भावना से बंधा रहकर अन्य समूह से संघर्ष करना तथा किसी भी विधि से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। देखो, जब चोर आपस में मिलकर 40 चोर आपस में मिलकर एक दल बना ले या एक समूह बना ले, वो भी गुट है। यहां गुट का आधार ये नहीं कहा जा रहा है कि गुट केवल अच्छे काम ही करता है, अच्छे काम ही करे वही गुट है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। जैसे कुछ लोगों ने पर्यावरण को बचाने के लिए अगर एक दल बना लिया तो वो भी एक गुट होगा, वो भी गुटबाजी होगी। तो कुल मिलाकर परिभाषा के प्रमुख शब्द क्या है, किसी ऐसे समूह से समझा जाता है, अर्थात गुट एक समूह है जिसका उद्देश्य एक समृद्ध सामुदायिकता की भावना, अर्थात जो लोग उसमें जुड़े हैं उनमें हम की भावना या जुड़ाव की भावना हो जाए तथा किसी भी विधि से लक्ष्य को वे प्राप्त करें, दूसरे से संघर्ष करते हुए, दूसरा गुट है, इससे संघर्ष करते हुए वे अपने उद्देश्यों को पूरा करें, अपने हित के लिए काम करें, तो उसे ही हम गुट कहेंगे। मैंने आपको उदाहरण दे दिया कि 40 चोर जब मिल जाते हैं तो अली बाबा और 40 चोर जो है वो मूवी आपने देखी होगी, तो उसे भी गुट कहेंगे। भले ही से वो अच्छा काम कर रहा हो या बुरा काम कर रहा हो, फर्क नहीं पड़ता। जब लोग मिलकर किसी एक निश्चित उद्देश्य से आपस में जुड़ते हैं और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बाकी दूसरों का विरोध करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, तो इसे कहते हैं गुटबाजी। इसे क्या कहते हैं, गुटबाजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम पृष्ठभूमि देख लेते हैं। कोई समाज चाहे सरल हो या जटिल हो, प्रत्येक समाज में बंधुत्व, संपत्ति, जाति, सत्ता या किसी भी अन्य आधार पर समूह निर्माण की प्रक्रिया अवश्य देखने को मिलती है। भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही संबंधों, गोत्र, वंश और अनुवांशिकता, वर्ण आदि आधारों पर लोग समूह बनाते हुए दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कि इंदौर में जो आटे चक्की चलाने वाले लोग हैं, वे सब लोगों ने मिलकर एक समूह बना लिया, एक गुट बना लिया और सबने एक साथ में भाव बढ़ा दिए। अब कोई कुछ नहीं कर पाया, तो उनका उद्देश्य था कि अपनी कमाई में वृद्धि करना, इसलिए आपस में वो जुड़ गए और उन्होंने भाव बढ़ा दिए। ऐसे ही जो बार्बर्स हैं, नाई हैं, उन्होंने अपना एक गुट बना लिया। आपने देखा होगा बार्बर की दुकान पर जब आप कटिंग बनाने, शेविंग करवाने गए होंगे तो वहां देखा होगा बार्बर एसोसिएशन सदस्य,
ऐसे ही सुनार होते हैं वो बना लेते हैं, सुनार एसोसिएशन सदस्य, ऐसे हर व्यक्ति अपना एक एक गुट बनाकर रखता है ताकि वो अपने उद्देश्यों को दूसरे से संघर्ष करते हुए पूरा कर सके। इसे ही हम दल या गुट कहते हैं। और जब यही गुट राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करता है तो इसे हम राजनीतिक दल कह देते हैं। और उसी के उदाहरण बनते हैं बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य बाकी के सारे दल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम ग्रामीण जो गुट शब्द है, ग्रामीण गुट शब्द का प्रयोग आर फर्थ ने किया था। किसने किया था? फर्थ ने किया था। उन्होंने एक लेख लिखा था, इंट्रोडक्शन टू द फंक्शन इन इंडिया एंड ओवरसीज इंडियन सोसाइटी 1957। इस लेख में एक पत्र लिखा, एक लेख लिखा जिसमें पहली बार इस ग्रामीण गुट या गुट शब्द का प्रयोग किया, फंक्शनलिज्म शब्द का प्रयोग किया। भारत के विषय में भारत के किसी समाजशास्त्री ने कब इसका प्रयोग किया वो भी देख लो। भारत में पहली बार ऑस्कर लेविस नाम के जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने रामपुरा गांव का अध्ययन किया और वहां पे उन्होंने एक लेटर या एक बुक लिखी जिसे विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है। उनमें उन्होंने कहा कि छोटे छोटे ग्रामीण समूह अर्थात छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे समूहों का बहुत सारे पाए गए जो अपने अपने उद्देश्यों को पूरा करने में लगे हुए हैं। हम्मालों का एक समूह है, मालिकों का एक समूह है, ऐसे उन्होंने बहुत सारे समूह का अध्ययन किया या उनका वर्णन किया। लेविस के अनुसार समूह क्या होता है? फंक्शन शब्द परस्पर विरोधी लोगों के समूह का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं? ऐसे लोगों के समूह का बोध कराते हैं जो दूसरों से हटकर अपने उद्देश्यों को पूरा करने में लगे हुए हैं। बहुत कॉमन सी शब्दावली में हमने इसे समझा। आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्री निकोलस जो है वो इसकी परिभाषा देते हैं, गुट संघर्षकारी एवं राजनीतिक समूह है। गुट क्या है? गुट के बारे में वो दो बात कह रहे हैं। गुट संघर्षकारी और राजनीतिक समूह है जो सामूहिक समूह नहीं है। क्या है ये? खाली मिलजुल कर काम करने वाला समूह नहीं, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मिला हुआ समूह है। इसके सदस्यों की भर्ती विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर एक नेता द्वारा की जाती है। अगर ये परिभाषा आप याद रख सके तो रख लीजिएगा, नहीं रख सके तो मैं और सरल परिभाषा बता देता हूं। रेमंड फर्थ जिन्होंने इस शब्द का पहली बार उपयोग किया वो इसकी परिभाषा देते हैं कि ग्रामीण गुट वे समूह हैं जिनका उद्देश्य राजनीतिक समूहों के रूप में कार्य करते हुए अपने राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है। बहुत कॉमन परिभाषा है। ग्रामीण गुट क्या है? देखिए, वैसे आपसे गुट की परिभाषा पूछी जाएगी या गुटबाजी की परिभाषा पूछी जाएगी, लेकिन हम बता रहे हैं आपको ग्रामीण गुट की परिभाषा, क्योंकि असली में किसी भी समाजशास्त्री ने गुटबाजी की या गुट की परिभाषा देने से बचते हुए किसी विशेष प्रकार के समूह की ग्रामीण गुट की परिभाषा दी। आपको समाजशास्त्र में राजनीतिक गुट की परिभाषा मिल जाएगी, राजनीतिक दल की परिभाषा मिलेगी, इसलिए हम ऐसे ही परिभाषाओं से इसके अर्थ को क्लियर कर रहे हैं। ग्रामीण गुट वे समूह है, अर्थात गुट वे समूह हैं जिनका उद्देश्य राजनीतिक समूहों के रूप में कार्य करते हुए अपने राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो जब धर्म की बात करेंगे तो धर्म लिख देंगे। धार्मिक गुट वे समूह है जिनका उद्देश्य धार्मिक समूहों के रूप में कार्य करते हुए अपने धार्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है। जब हम जाति गुट की बात करेंगे तो यहाँ जाति शब्द उपयोग कर लें। जाति गुट वे समूह हैं जिनका उद्देश्य जातीय समूह के रूप में काम करते हुए अपने जातीय लक्ष्यों को प्राप्त करना है। धार्मिक गुट की बात करेंगे तो धार्मिक लिख देंगे। धार्मिक गुट वे समूह है जिनका उद्देश्य धार्मिक समूह के रूप में काम करते हुए अपने धार्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है। और आर्थिक गुट की बात होगी तो यहाँ परिभाषा में लिख देंगे आर्थिक गुट वे समूह है जिनका उद्देश्य आर्थिक समूह के रूप में काम करते हुए अपने आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करना है। तो जो आपको परिभाषा में लिखना हो उस परिभाषा में वो शब्द रिप्लेस करो और वो आप उसकी परिभाषा बना पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमंड फर्थ की परिभाषा है, इसको रट्टा मार लेना, वर्ड टू वर्ड याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। पीकॉक नाम के जो समाजशास्त्री हैं वो भी इसकी परिभाषा देते हैं। गुट से अभिप्राय संपूर्ण समुदाय के अंतर्गत विद्यमान संघर्षरत समूह से है। तो जो हमेशा अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं उन समूहों को गुट कहा जाता है, ऐसा पीकॉक कह रहे हैं। हमने इनकी परिभाषाएं देख ली, अब गुटबाजी की विशेषताएं देख लेते हैं।
गुट या गुटबाजी दोनों एक जैसे ही हैं। अगर यहाँ आपसे गुट की परिभाषा पूछी जाए, गुट की विशेषताएं पूछी जाए, तो आप यही की यही सेम विशेषताएं लिख सकते हैं। गुटबाजी एक प्रक्रिया है और गुट एक क्या है, गुट एक दल का नाम है। अब उसकी विशेषताएं क्या होती है, तो दोनों की विशेषताएं एक ही होगी। सीमित आकार होता है, क्योंकि कुछ लोग मिलकर एक उद्देश्य को पूरा करेंगे ना, कुछ लोग मिलकर एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए जुड़ेंगे, समूह बनाएंगे, एक दूसरे का विरोध करते हैं। एक दूसरे के विरोधी नहीं, सहयोगी होते हैं। जो गुट के सदस्य होते हैं वो आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जबकि सारे गुट आपस में एक दूसरे के विरोधी होते हैं। तो एक दूसरे के विरोधी कैसे होते हैं और एक दूसरे के सहयोगी कैसे होते हैं, ये याद रख लेना। ऐच्छिक सदस्यता होती है, आपकी जब इच्छा हो उससे बाहर निकल जाओ, आपकी जब इच्छा हो उसे ज्वाइन कर लो। जैसे अगर कोई जाति का गुट है या कोई धर्म का गुट है या कोई राजनीतिक गुट है, राजनीतिक दल है, तो मेरी इच्छा मैं कभी बीजेपी में शामिल हो जाऊं, मेरी इच्छा थोड़े दिन बाद में कांग्रेस में शामिल हो जाऊं, थोड़ी दिन बाद मेरी इच्छा हो तो किसी और गुट में शामिल हो जाऊं। फिर आक्रामक स्वभाव, अर्थात आक्रामक स्वभाव शब्द का क्या अर्थ है, अर्थात ये जो विपरीत दूसरा दल होगा, दूसरा समूह होगा, उससे हमेशा विरोध करेगा। आपने राजनीति में देखा होगा, जब भी बीजेपी कोई काम करती है तो कांग्रेस उसका विरोध ही करती है, कभी उसका सहयोग नहीं करती, उसको सराहना नहीं देती कि हाँ, हमेशा उसमें से कुछ जो दुष्परिणाम या उसकी गलत बातें होती है उनको निकालकर जनता के सामने रखती है। और ऐसा ही आक्रामक स्वभाव हर एक गुट का होता है। ये अस्थायी समूह होते हैं, जब इच्छा हो किसी और दूसरे दल में शामिल हो जाए तो गुट ही समाप्त हो जाएगा। सार्वभौमिकता, अर्थात सार्वभौमिकता शब्द का क्या अर्थ होता है, हर स्थान पर पाए जाने वाली चीज को सार्वभौमिक कहते हैं। ऐसी कोई चीज जो हर जगह पाई जाती है, हर स्थान पर पाई जाती है, उसे सार्वभौमिक कहते हैं। तो गुट सब जगह पर पाए जाते हैं, भारत में भी, चीन में भी, इंडोनेशिया में भी, भारत के अंदर देख लो, बांग्लादेश में भी, मध्य प्रदेश में भी, जाति में भी, धर्म में भी, सब जगह पाए जाते हैं, इसलिए सार्वभौमिकता होती है। इसका निश्चित उद्देश्य होता है, जैसे जाति का कोई गुट बनेगा तो अपने जातीय उद्देश्य को पूरा करने में, धर्म का कोई गुट बनेगा तो धार्मिक उद्देश्य को पूरा करने में, संस्था का गुट बनेगा तो संस्था के उद्देश्य को पूरा करने में काम करेगा। इनका निर्माण जो है विशिष्ट परिस्थितियों में होता है और ये उद्देश्य सब जगह आपको कॉमन ही मिलने वाले हैं। आप एक तरीके इनको रट सकते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, और अपने मन से भी बना सकते हैं। कोई भी गुट क्यों बनता है, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। क्या होता है गुट में बहुत सारे लोग होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं, अर्थात इसकी एक विशेषता हो जाएगी, गुट में सामुदायिकता की भावना होती है, सामुदायिकता की भावना पाई जाती है, ये भी हम लिख सकते हैं। और इसके गुट की परिभाषा, गुट की विशेषता में लिख सकते हैं कि गुट के लोग आपस में सहयोग करते हैं। फिर दूसरी बात लिख सकते हैं कि गुट हमेशा एक्टिव अर्थात सक्रियता से कार्य करते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अब गुटबाजी के प्रकार, तो गुटबाजी के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, अलग अलग वर्गीकरण इनके मिलते हैं। मैं एक कॉमन वर्गीकरण आपको बताता हूं, स्थानीय गुट, हित गुट और संस्था गुट। यहां और भी हो सकता है, राजनीतिक गुट हो सकता है, जातीय गुट हो सकता है, यहां पे धार्मिक गुट हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग आधार हो सकते हैं। स्थानीय गुट क्या होता है भैया, गांव, पड़ोस, कुटुंब के मिले हुए लोगों का स्थानीय, जो स्थान पर विशेष को जोड़ते हैं वो स्थानीय गुट कहलाते हैं। जब हम पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक दल पढ़ते हैं तो अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं, क्षेत्रीय दल, फिर जातिगत दल, वही सेम पैटर्न पे मैं भी आपको बता रहा हूं। हित समूह, जो एक निश्चित हित से जुड़े होते हैं वो हित समूह कहलाते हैं। संस्था, जो किसी एक निश्चित संस्था के लोगों का समूह बन जाता है वो संस्था गुट कहलाते हैं। जैसे एक जाति के लोगों का जातीय गुट, धर्म के लोगों का धार्मिक गुट, परिवार के लोगों का पारिवारिक गुट, आर्थिक आधार पर भी गुट हो सकते हैं। ऐसे ही आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, अनेक प्रकार से इसका वर्गीकरण हो सकता है, या कंफ्यूज मत होना, अलग अलग आधार हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर लेविस के अनुसार गुट के स्थायित्व की 3 अनिवार्य तत्व होते हैं। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आए तो बहुत सारे लोग इसे स्किप कर जाते हैं, ये याद होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए इस टाइप का तो उसका आंसर आपको वही देना होगा जो एक्चुअल है। क्या आंसर है भैया, तो गुट के 3 तत्व कौन से हैं, या गुट के अनिवार्य तत्व कौन से हैं, और भी बहुत सारे तत्व हो सकते हैं,
लेकिन अनिवार्य तत्व कितने हैं भाई? तो पहला तत्व है संगठन, दूसरा है आत्मनिर्भरता और तीसरा आर्थिक संपन्नता। संगठन का मतलब लोगों का आपस में जुड़ाव, आत्मनिर्भरता मतलब वो खुद स्वयं में एक समूह हो, किसी और का अंग नहीं होना चाहिए, और आर्थिक संपन्नता मतलब वो पैसे से संबद्ध हो, नहीं तो कोई डिसीजन ही नहीं ले पाएगा, काम ही नहीं कर पाएगा। तीन चीजें या तीन तत्व होते हैं जो अनिवार्य रूप से किसी भी गुट के होने चाहिए, या गुट में अनिवार्य तत्व होने की जरूरत होती है। और आगे बढ़ते हैं, लेविस ने गुट निर्माण के लिए 6 आधारों का वर्णन किया। तो ये भले आप याद नहीं भी रखेंगे क्योंकि ये पुराने जमाने में उन्होंने डेफिनेशन दी थी 19वीं शताब्दी में, और वो आजकल वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है। आजकल तो नए नए आधार हो सकते हैं, जैसे राजनीतिक आधार हो सकता है, राजनीतिक आधार पर भी गुट बनते हैं, जातीय आधार पर भी गुट बनते हैं, क्षेत्रीय आधार पर भी गुट बनते हैं, धर्म के आधार पर भी गुट बनते हैं। तो आजकल नए नए पैटर्न्स जो है वो आ गए हैं। तो ऑस्कर लेविस का एक गुट की जो आधार होते हैं वो आजकल कोई काम के नहीं रहे, इसलिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना कम है। फिर भी एक बार रीड आप कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। उन्होंने कहा था हिंसा के आधार, यौन अपराध के आधार पर, अंतरजातीय विवाह के आधार पर, मकान, सिंचाई और संपत्ति के आधार पर, गोद लेने के विषय के विवाद के आधार पर और भूमि के उत्तराधिकार पर, इन 6 आधारों पर गुट सामान्यतः बनते हैं। और 19वीं शताब्दी में इन्हीं आधारों पर गुट बनते थे। अब वर्तमान में गुट अलग आधारों पर बनते हैं। और आगे बढ़ते हैं, ग्रामीण गुटबाजी के आधार क्या होते हैं? ये एक क्वेश्चन अलग से आ सकता है, इसलिए मैं विशेष रूप से बता दूं कि गांव में गुटबाजी किन आधारों पर होती है। तो क्योंकि गांव में ये टॉपिक गांव वाला चल रहा है, इसलिए स्पेशल इस बात को जोड़ लिया। गांव में गुट बनते हैं जाति के आधार पर, उत्तराधिकार के आधार पर, आर्थिक परिवार के आधार पर, धर्म के आधार पर, परंपरागत शत्रुता के आधार पर, चुनाव के आधार पर, वर्ग चेतना के आधार पर, नैतिकता के आधार पर, और भी बहुत सारे आधार हो सकते हैं। और सामान्यतः अगर यही प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि गुट निर्माण के क्या आधार हैं, तो आप इन्हीं आधारों का वर्णन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट और, गुटबाजी के लाभ क्या हैं और गुटबाजी के दोष क्या हैं, हानियां क्या हैं, वो भी देख लेते हैं। देखो, गुटबाजी के बहुत अच्छे से लाभ हैं और बहुत बहुत बुरे बुरे परिणाम भी है, दुष्परिणाम भी हैं। गुटबाजी का पहला लाभ है कि गुट के सदस्य आपस में एकता में रहते हैं या उनमें एकता पाई जाती है, जिससे समाज में एकता बढ़ती है। प्रत्येक गुट में हम की भावना पाई जाती है, तो हमेशा हर गुट क्या करेगा, हम की भावना से जुड़ा होगा। एक गुट अपने सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने में हमेशा लगा रहता है। जाति और धर्म के आधार पर चुनाव में लाभ मिलता है। फिर राजनीतिक चेतना का विकास होता है। जब बहुत सारे लोग आपस में जुड़ जाते हैं तो उनमें राजनीतिक चेतना आती है। समुदाय का समय समय पर सहायता करते हैं, या जैसे कोई मर गया या कोई एक्सीडेंट हो गया या कहीं कोई घटना हो जाती है, तो वो दल या वो वर्ग या वो चेतना उन लोगों को आपस में जोड़कर उस समस्या के निदान में सहायता देती है। संस्कृति का संरक्षण करती है। कैसे? आपने देखा होगा आरएसएस नाम का जो संगठन है वो एक विशेष संस्कृति का संरक्षण करता है। ऐसे अनेक दल हैं, जैसे हिंदू महासभा, जैसे बजरंग दल, ये विशेष संस्कृति का संरक्षण भी करते हैं। तो ये भी इसके लाभ हो सकते हैं। अब इसके हानियां क्या हैं, इसके दुष्परिणाम क्या हैं? गुटबाजी बहुत खराब चीज भी है। अगर इसका समाजशास्त्रीय आधार पर अध्ययन किया जाए तो कुछ दुष्परिणाम भी निकलते हैं। जैसे ये समाज की एकता के लिए घातक होती है। ये समाज को, ये जो पूरा समाज है, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। इससे समाज में एकता कभी नहीं आ पाती है, क्योंकि वो लोगों को आपस में बांट रही है। इसलिए सामाजिक एकता का दुश्मन कहा जाता है गुटबाजी को। सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है, क्योंकि ये सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहेंगे तो समाज का विकास ही नहीं हो पाएगा। कमजोर वर्ग का शोषण करेंगे सब मिलकर, आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देंगे, क्योंकि जब ये दोनों आपस में लड़ लेंगे, दो धर्म के लोग, दो जाति के लोग आपस में लड़ेंगे तो अपराधों में वृद्धि हो जाएगी। प्रशासनिक समता का ह्रास होगा, क्योंकि प्रशासन इन लोगों को केवल मैनेज करने में, इन लोगों को के बीच व्यवस्था बनाकर करने का ही काम कर पाएगा, विकास करने में वो पीछे रह जाएगा। आंदोलनात्मक दशाओं में वृद्धि करेंगे, सामाजिक आर्थिक सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे, संस्कृति को खत्म करेंगे, पलायन की प्रक्रिया को वृद्धि करेंगे। अब एक उदाहरण देख लो, यहाँ जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित रहते थे, उनका एक गुट बना, दूसरा एक गुट मुस्लिमों का बना, मुस्लिमों ने इनको मार कूट कर भगा दिया। उससे क्या हुआ?
पलायनकारी प्रक्रिया में वृद्धि हो गई। तो ऐसे गुट जो है वो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए दूसरे के हितों को हानि भी पहुंचाते हैं, इसलिए इनके बहुत बुरे या दुष्परिणाम भी आते हैं। लेकिन गुटबाजी के बहुत सारे लाभ भी हैं, हमें वो भी नहीं भूलना चाहिए। हमने समाजशास्त्र का एक और पॉइंट गुटबाजी पढ़ा। अब निष्कर्ष रूप में आप अपने मन से कुछ बातें लिखना शुरू करें कि गुटबाजी होती तो ठीक है, लेकिन उसके लाभ के आधार पर इसका निष्कर्ष लिखा जा सकता है। कहा जा सकता है कि भारतीय समाज विभिन्न गुटों में बटा हुआ है। ग्रामीण भारत में कई प्रकार के गुट पाए जाते हैं, इसलिए भारतीय समाज को गुट समाज भी कहा जाता है। शिक्षा के प्रकार से ग्रामीण गुटों में एकता का प्रसार किया जा सकता है। वर्तमान में विभिन्न गुटों के बच्चे स्कूलों में एक साथ पढ़ते हैं। हिंदू भी पढ़ता है, मुस्लिम भी पढ़ता है, ब्राह्मण भी पढ़ता है, वैश्य भी पढ़ता है, शूद्र भी पढ़ता है, और इन सब में एकता आती है। इस प्रकार यदि गांव में शिक्षा का प्रसार किया जाए तो गुटों में अवरोध या एकता की भावना, अवरोध को कम करके एकता की भाव को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार से आप खुद निष्कर्ष लिखने की कोशिश करें। गुटबाजी नाम का जो छोटा सा टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ में आया होगा। हमें वही पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा जाए, इस बात पर बहुत विशेष फोकस आप सभी लोग करते रहें। आप सभी लोगों को अगर ये टॉपिक समझ में आया हो तो कमेंट करके बताना ना भूलें। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।